Welcome my QT students. In this session, we'll be taking up LR section of CUET PG 2023 Shift 2 wala question paper. So in Shift 2, there were total 20 questions from LR and we'll be starting discussion on those questions. You can connect me on Telegram at ADITYAKT and join the Telegram group CAT-ZAT-MBA. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज चूज द ऑड ग्रुप इन द फॉलोइंग. और ग्रुप्स हमें क्या गिवन है 2 3 5 7 17 19 23 29 53 59 61 67 37 41 43 49. So can you identify the odd group? 2 3 5 7 basically these are 4 consecutive primes, 4 consecutive prime numbers क्योंकि सारे के सारे प्राइम ही प्राइम दिख रहे हैं यहाँ पे. फिर 17 19 23 29 अगेन 4 consecutive primes. 53 59 61 67 these are also 4 consecutive primes. Then 37 41 43 एंड इसके बाद में दिस शुड बी 47. अगर 47 आता लास्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी. 49 आया है, दिस इज नॉट अ प्राइम और 4 consecutive प्राइम्स में तो वैसे भी नहीं है. तो क्लियरली ऑप्शन डी इज द ऑड वन आउट. सो दैट विल बी द आंसर. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द ग्रुप. और नंबर्स क्या क्या गिवन है 13 17 23 63 and 71. So these are the 5 numbers. Now again in these 5 numbers 13 is a prime number, 17 भी एक prime number है, 23 is also a prime and 71 is also a prime but 63 is not a prime. So that is odd one out. That is odd one out. Option C is the answer. Which of the following best represented by the given figure? और फिगर में हमें क्या गिवन है? We've been given a set and then that set is subset of another set and that set is also a subset of a superset. सही बड़ा सेट. ठीक है. सो एक सेट के अंदर दूसरा सेट, दूसरे सेट के अंदर तीसरा सेट. दैट शुड बी द स्ट्रक्चर. जिस केस में भी वो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. फर्नीचर टेबल चेयर. तो टेबल इज ऑल्सो फर्नीचर, चेयर इज ऑल्सो फर्नीचर, तो दैट मच इज फाइन. बट टेबल चेयर थोड़ी होता है. यानी कि अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर गिवन है हमारा इस स्ट्रक्चर में तो नहीं आएगा. फर्नीचर टेबल चेयर तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा कि हमने काहिर लिखा है बट दिस इज चेयर. ठीक है. मिसप्रिंट है उनके एंड पे है. तो फर्नीचर के सेट के अंदर इफ दिस इज द सेट ऑफ फर्नीचर, एक सेट बनेगा हमारा टेबल का, एक सेट बनेगा हमारा चेयर का, और टेबल और चेयर में कुछ भी कॉमन तो होना नहीं है. सो दिस शुड बी द केस. तो ऑप्शन ए तो अपने आंसर में नहीं आएगा. ठीक है. और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा जैसे ही हमें मिलता है हिंट कि ये आंसर का पार्ट होगा या नहीं होगा तो सीधे सीधा ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो. ठीक है. सारे सेट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, ना उतना टाइम है ना उतनी ज़रूरत है. ठीक है. और कई बार ये भी होता है ना कि देखो कुछ सेट के बारे में यू आर श्योर कि ये इस तरह से बनेंगे बट कुछ सेट में कंफ्यूजन होता है एग्जाम में. होता है कि नहीं होता है? ठीक है. सो हमेशा जैसे ही तुम्हें कोई श्योर शॉट मिल रहा है, जैसे ऑप्शन ए के बारे में पता है कि ऑप्शन ए तो पक्का आंसर में नहीं होगा, तो आंसर में ए जहां पे भी आ रहा है उसको रिमूव कर दो. तो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला तो आंसर नहीं हो सकता. ये तो पक्का क्लियर हो गया. और सेकंड और थर्ड में बात करें तो सेकंड और थर्ड में अपना सी और डी तो कॉमन है, यानी कि बी और ई में से चेक कर लेते हैं कौन सा पार्ट होगा. क्या ये बात समझ में आ रही है? बी हमारा आ रहा है पॉलीगॉन, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर बोथ आर पॉलीगॉन, तो ये तो क्लियर है कि पॉलीगॉन वाला सेट अपना सबसे बड़ा सेट होगा. फिर इसके अंदर स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल. भाई स्क्वायर क्या है? स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल है, जबकि साइड्स इक्वल है कि नहीं? स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल है. तो क्लियरली हमारा फिर आएगा रेक्टेंगल वाला सेट और उसके अंदर आएगा स्क्वायर वाला सेट. तो ये तो हमारा डेफिनेटली आंसर का पार्ट होगा ऑप्शन बी एंड हेंस सेकंड वाला अपना आंसर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? सेकंड आंसर हो जाएगा. इसके बाद कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन हमारा खत्म है. क्वेश्चन इज खत्म. ठीक है. अभी हमारे पास कोई टाइम अवेलेबल है तो बाकी सेट को भी देख लेते हैं फॉर द बेटर क्लैरिटी. ईयर वीक डे, ईयर में होंगे वीक्स और वीक्स में होंगे डेज. तो यहां पे भी हमारा बनने वाला है बिल्कुल इसी तरह से, यानी कि सी भी हमारा आंसर होगा जो कि दिख भी रहा है. ठीक है. जिसकी जरूरत नहीं है एग्जाम में बट अभी तो समझ ही रहे हैं. और फिर डी हमारा आ रहा है बकेट, बकेट में होंगे फ्लावर्स और फ्लावर्स में होंगे पेटल्स. तो यस ये भी हमारा बिल्कुल काम कर रहा है. और ई में आ रहा है व्हीकल बस कार. व्हीकल बस कार एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि फर्नीचर टेबल एंड चेयर, कि व्हीकल का सुपर सेट होगा हमारा, उसके अंदर आएंगे बस और कार, बट बस अलग है और कार अलग है. बस अलग है और कार अलग है, दोनों का सेट सेपरेट बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
अब A walks 15 meter in front and 15 meter to the right, then every time turning to his left he walks 10 meter, 20 meter and 30 meter respectively. So how far is he from his starting point? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे रखना है कि जब तुम डायग्राम बनाओगे, जब स्ट्रक्चर बनाओगे, तो जितना तुम्हारा लेंथ दिया उसके हिसाब से प्रॉपर्ली बनाना है, ठीक है। तो अगर लेट अस से दिस इज ए, इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है और 15 मीटर्स इन फ्रंट जा रहा है, so let us say this is 15 meters in front. Okay, then he goes 15 meters to the right, same distance right में जाना है 15 meters. Then every time turning to his left, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी राइट वर्ड्स जाएगा यानी कि क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है, राइट वर्ड्स यानी कि क्लॉकवाइज टर्न लेगा, और जब भी लेफ्ट वर्ड्स जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। भाई ये तो क्लॉकवाइज टर्न है, और जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो तो, अदरवाइज लेफ्ट और राइट तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो 15 मीटर्स राइट गया, इसके बाद में ही इज टर्निंग टू हिज लेफ्ट एंड वॉकिंग 10 मीटर्स, तो अब 10 मीटर्स वॉक कर रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, देन फिर वो एक बार टर्न ले रहा है लेफ्ट और इस बार 20 मीटर्स वॉक कर रहा है, तो 20 मीटर्स यानी कि 10 से थोड़ा 15 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इफेक्टिवली कितना आ गया, 5 एक्स्ट्रा हो गया ये, ठीक है। फिर 30 फिर से लेफ्ट टर्न ले रहा है और फिर 30 वॉक कर रहा है। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, दिस इज 15 + 10 25, तो अब 30 वॉक कर रहा है यानी कि इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है। सो ये 25 है, सो दिस मस्ट विल बी 5, दिस इज 5, दिस इज 5, और अल्टीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट आएगा या डिफरेंस आएगा डिस्टेंस में वो तो यही आएगा, है कि नहीं। तो कितना आएगा, दिस इज 5, दिस इज 5, तो दिस मस्ट बी 5√2, 5√2 राइट एंगल ट्राइंगल है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। PQRS TUVW आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल इन द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम है, डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, एंड देयर पोजीशंस आर क्लॉकवाइज, मतलब कि P से Q क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, यानी कि पहले अगर P आ रहा है हमारा, फिर Q आएगा क्लॉकवाइज, फिर R आएगा, एंड सो ऑन, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। फिर इफ V इज सिटिंग इन द नॉर्थ देन व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ S, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, और अगर V हमारा नॉर्थ में बैठा हुआ है, टोटल कितने लोग हैं, टोटल देयर आर 8 पर्सन्स, 1 2 3 4, हाँ 8 पर्सन्स है, तो V आया, V के बाद में आएगा W इन द मिडिल, फिर आएगा P, फिर Q, देन R, देन S, T, U। क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, पोजीशन ऑफ S। S की पोजीशन क्या है, S इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन डी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। नाउ इन एनी सच क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जैसे हम शिफ्ट 1 में डिस्कस किया था, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन गिवन है तो एक तो तरीका है तुम सारे के सारे जो स्टेटमेंट गिवन है उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बट बेटर अप्रोच ये होगा कि डी के बारे में पूछ रहा है, डी की ग्रैंड मदर कौन है, तो स्टार्ट उस स्टेटमेंट से करो विच स्टेटमेंट इज रेफरिंग टू डी। तो दिस स्टेटमेंट नंबर सी सेइंग डी इज ब्रदर ऑफ ई, ब्रदर ऑफ ई, ठीक है। तो सेम जनरेशन में जब हम जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन का, और जब डिफरेंट जनरेशन में जाएंगे तो वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करेंगे, और सेम जनरेशन में अगर ब्रदर सिस्टर हैं, सिबलिंग रिलेशन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा ऐसा, और अगर हमारा हस्बैंड और वाइफ है तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर मेल वी विल बी रिप्रेजेंटिंग बाई प्लस, एंड फॉर फीमेल वी विल बी रिप्रेजेंटिंग बाई माइनस। सो ये कन्वेंशन है जिनको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अल्टीमेटली जब मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो फर्क पड़ेगा इससे। तो डी का ब्रदर है ई, यानी कि डी और ई तो सेम लाइन में आएंगे, और डी का ब्रदर कौन है, ई है, डी इज ब्रदर, सॉरी डी इज ब्रदर ऑफ ई, यानी कि डी ब्रदर है ई का, तो डी मेल है, डी मेल है। नाउ सी फिर ई को कहां पे रेफर कर रहा है, ई को रेफर कर रहा है, ई इज डॉटर ऑफ बी, यानी कि ई इज अ फीमेल और बी की डॉटर है। अब बी कौन है हमको नहीं पते, लेकिन बी की ये डॉटर है, तो बी इसका मदर होगा या फादर होगा, ठीक है, जेंडर नहीं पता। अब बी को कहां पे रेफर कर रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आ रहा है बी, ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी, यानी कि ए हमारा मदर है, यानी कि फीमेल है बी की, ठीक है, ए इज मदर ऑफ बी, और जैसे ही ए मदर ऑफ बी मिल गया तो क्लियरली हमें पता है कि अब हमें ग्रैंड मदर मिल गई है डी की, बिकॉज ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी। सॉल्व हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन सर्टेन कोड बिरलेनाक
means green and tasty. Pick nark hor means tomato is green. Coke bir hor means food is tasty. तो which of the following means tomato is tasty? यानी tomato is और tasty के लिए हमें कोड चाहिए. तो tasty तो अपना कॉमन है फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में, इज कॉमन है सेकंड और थर्ड में. टेस्टी के लिए क्या वर्ड होगा? फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है? बिर कॉमन है, BIR कॉमन है, तो टेस्टी के लिए तो BIR आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. क्लियर? कुछ भी और तो कॉमन है नहीं. और BIR अगर टेस्टी के लिए आना है तो क्लियर, जहां पे BIR नहीं आ रहा है वो तो अपना आंसर का पार्ट नहीं होगा. क्लियर? दो ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए अपने. अब इज के लिए बात करते हैं. इज हमारा सेकंड और थर्ड में आ रहा है. सेकंड और थर्ड में कॉमन क्या है? पिक नाक और HOR. दिस इज द कोड, दिस इज द कोड फॉर इज. HOR आना चाहिए अपना. HOR तो फर्स्ट और थर्ड दोनों में ही आ रहा है. टोमेटो के लिए कोड क्या आना चाहिए? टोमेटो और ग्रीन. ग्रीन के लिए देख लेते हैं, ग्रीन के लिए क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है. फर्स्ट और थर्ड में ग्रीन कॉमन है और फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है NAC, यानी कि ग्रीन के लिए तो आ रहा है NAC. तो क्लियरली टोमेटो के लिए आएगा PIC एंड हेंस आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3. क्लियर? ठीक है, आंसर 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चूज अ नंबर टू रिप्लेस क्वेश्चन मार्क विच कैन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स ऑन ईदर साइड ऑफ दिस वैल्यू. तो 9 और 80 का जो रिलेशन है वही रिलेशन हमको चाहिए 100 एंड जो उसका अगला नंबर होगा उसके बीच में. तो 9 और 80 में क्या रिलेशन आ रहा है? 9 स्क्वायर इज 81 एंड 80 इज 9 स्क्वायर माइनस 1. तो 100 से अगला नंबर होना चाहिए 100 स्क्वायर माइनस 1 and hence that number should be 10,000 minus 1, which is 9999. Option D. Option D will be the answer. Okay. Next question. We have been given a set 21, 51 and 15 and we have to select the pair from which in the numbers are similarly related. तो रिलेशन सिमिलर होना चाहिए जैसा कि हमारा इनिशियल सेट में है. और रिलेशन सेट में क्या है? 21, 51, 15. तो क्या रिलेशन हो सकता है? ऑल दीज आर क्या कनेक्शन है, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं? 21 प्लस 15 इज 36 और 51 हमारा 36 से 15 ज़्यादा है, यानी कि 21 प्लस 15 इंटू 2. पहला नंबर लें और सेकंड थर्ड वाले का को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सम क्या आ जाएगा? दैट विल बी 51 आ जाएगा. 51 आ जाएगा. इज दैट सो? तो प्रॉब्ली दिस इज द कनेक्शन. The first number plus third number into 2 is the second number, is the middle वाला नंबर. ठीक है, तो कहाँ पे मैच कर रहा है? क्लियरली A में तो नहीं हो सकता है बिकॉज A में तो जो मिडिल नंबर है वो हमारा मच स्मॉलर है, तो A तो आंसर नहीं हो सकता. B में भी नॉट पॉसिबल, C में भी नॉट पॉसिबल क्योंकि 42 इंटू 2 ही 84 हो जाएगा. D में क्या आ रहा है? 21 प्लस 35 इंटू 2 एंड दैट इज 70 प्लस 21 यानी कि 91 आ रहा है. तो मैच कर रहा है. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. दिस मस्ट बी द रिलेशन. ओके, ठीक है. बाकी ऐसे केसेस में देखो पैटर्न हमें कई बार सोचने पड़ते हैं बहुत तरीके, कई बार क्लिक नहीं करता इमीडिएटली. तो हमेशा ऐसे केसेस में कभी कभी अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्किप मारो, आगे बढ़ो, बाद में देखो. ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है क्योंकि कई बार पैटर्न आइडेंटिफाई करने में टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चंस में. तो दैट इज नेचुरल. तो फिर उस केस में बाद में देखना है इसको. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज पेयर ऑफ वर्ड्स दैट विल फिल ब्लैंक सो दैट द सेंटेंस बिकम्स ट्रू एंड सेंसिबल. तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है हमारा कि फिल इन द ब्लैंक इज टू कॉर्क एज बॉक्स इज टू वॉट. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक का कॉर्क से जो रिलेशन है वही रिलेशन हमारा बॉक्स का होना चाहिए सेकेंड वाले फिल इन द ब्लैंक से. तो अगर वाइन कहें, वाइन का कॉर्क से जो रिलेशन है वही बॉक्स का हेड से है, डज नॉट मेक सेंस. क्या बॉक्स का हेड से क्या रिलेशन होगा? तो ऑप्शन ए तो नहीं है. बॉटल और कॉर्क का जो रिलेशन है, बॉटल में कॉर्क इज टू ओपन. ठीक है ना, कॉर्क से बंद करते हैं और वही रिलेशन बॉक्स का लिड से है. यस, दैट इज करेक्ट. लिड क्या है? बॉक्स में लिड से ही बॉक्स को बंद करते हैं और फिर लिड से ही ओपन करेंगे. ठीक है, तो ओपनिंग के लिए कॉर्क बोतल में है, बोतल को ओपन करोगे और लिड से बॉक्स को ओपन करोगे, तो डेफिनेटली दैट इज द सेम कनेक्शन. तो ऑप्शन बी इज द आंसर. ठीक है, आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना ही सफिशिएंट है. नेक्स्ट, चूज अ वर्ड फॉर फर्स्ट फ्रॉम ABCD एज वेल एज वर्ड फॉर सेकेंड फ्रॉम PQRS टू एस्टैब्लिश द सिमिलर रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑन ईदर साइड ऑफ इन. ठीक है, तो फर्स्ट अपना जैसे गम से रिलेटेड है, बहुत गम है ज़माने में,
और वैसे ही वॉर्म से रिलेटेड है हमारा सेकंड। ठीक है, तो बॉटल और गम का कोई कनेक्शन हो सकता है, ब्रांड ब्रांड तो नहीं होगा डेफिनेटली। ठीक है, लोफ दिया क्या है, AQBRCSDP, AQ यानी कि बॉटल और गम का जो कनेक्शन है वही सेम वॉर्म और इंसेक्ट का होगा। वॉर्म इंसेक्ट तो सिमिलर है, बॉटल गम इज नॉट, डेफिनेटली AQ तो नहीं है। BR यानी कि ब्रांड और गम का जो कनेक्शन है दैट इज सेम फॉर वॉर्म एंड कोकून। ठीक है, तो ब्रांड तो वैसे ही कोई सेंस ही नहीं बन रहा है ब्रांड का यहाँ पे। C और S, लोफ और गम का जो कनेक्शन है सिमिलर कनेक्शन है वॉर्म और थ्रेड का। लोफ और गम का क्या कनेक्शन है? कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये वर्ड्स ही बड़े आर्बिट्ररी हैं और क्लियरली आंसर की तरफ इजीली हमें पहुंचा रहे हैं। फिर लास्ट में हमारा बच गया D एंड P, तो ट्री एंड गम, तो ट्री से गम इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सम ट्रीज, तो डेफिनेटली गम इज कनेक्टेड टू अ ट्री। ठीक है, ट्री से हमें गम मिलता है, गम तो और भी लोगों से मिलता है जमाने में, लेकिन ट्री से भी हमें वो चिपकाने वाला गम मिलता है कि नहीं? और वॉर्म से सिमिलरली हमको मिलता है सिल्क, तो यस, ट्री गिव्स गम, वॉर्म गिव्स सिल्क, ऑप्शन 4 DP इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Statement is saying, should the consumption of aerated drinks be banned in India? And argument, there are two arguments. First one is, yes, this is the only way to reduce the risk of exposing people to some diseases. And second argument is, no, there is no confirmed evidence that such products have adverse effects on human body. So which of the above arguments hold strong for the statement? Statement कह रहा है, should the consumption of aerated drinks be banned in India? That is the question, that is the statement. और first argument कह रहा है, yes, this is the only way, अकेला तरीका है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोजिंग पीपल टू सम डिजीज। अगर ऑनली नहीं गिवन होता है इस क्वेश्चन में तब फिर भी हम एक बार सोच सकते थे कि इट इज अ वे टू रिड्यूस द रिस्क, बट ऑनली वे, अकेला तरीका है, क्यों भाई? लोग एरेटेड ड्रिंक नहीं पियेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी, तो डेफिनेटली दिस आर्गुमेंट इज बेसलेस एंड डेफिनेटली नॉट स्ट्रॉन्ग। तो ये तो अपना आंसर का पार्ट नहीं होगा, ओनली बिकॉज ओनली गिवन है, ओनली इज अ वेरी एक्सट्रीम वे, और इसके बाद ये वैसे ही अनफेवरेबल हो जाता है, तो फर्स्ट वाला तो अपना पार्ट नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता है। सेकंड कह रहा है, नो देयर इज नो कंफर्म्ड एविडेंस दैट सच प्रोडक्ट हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। तो अगर हमें कंजम्पशन ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स को बैन करना है तो बैन कब करना होगा, जबकि एक्चुअल में देयर इज सम एविडेंस सपोर्टिंग कि देयर इज सम नेगेटिव हार्मफुल इफेक्ट, इजंट इट सो? अगर कोई एविडेंस ही नहीं है जो ऐसा सपोर्ट कर रहा हो कि देयर इज हार्मफुल इफेक्ट, देन व्हाई शुड एरेटेड ड्रिंक्स बी बैंड? तो यस, सेकंड स्टेटमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट that if there is no confirmed evidence then it should not be banned, clearly a strong statement. So second wala should be part of the answer, option B will be the answer. Okay, next question. In a certain code desk is written as, desk को क्या लिख रहे हैं हम, $5 और सेकंड राइट को क्या लिख रहे हैं हम, राइट को लिख रहे हैं $7 और फिर हमसे रिस्क के लिए पूछ रहा है, रिस्क यानी कि RI और SK। ठीक है, तो क्या होगा, D के लिए हैश यूज हो रहा है, E के लिए डॉलर यूज हो रहा है, तो यानी कि SK के लिए 52 यूज हो रहा है और RI के लिए ये यूज हो रहा है, तो रिस्क में क्या होगा, %7.5, ऑप्शन ए इज द आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, in a certain code O is written as E, A as C, M as I, S as O, N as P, E as M, I as A, P as N and C as S, then how will companies be written in that code? तो क्वेश्चन में देखो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये होता है कोड गिवन होता है और पूछा होता है वर्ड क्या होगा, यहाँ पे है वर्ड गिवन है और हमसे पूछ रहा है कोड क्या होगा। तो क्लियरली जो पहले वाला हमें वैल्यूज गिवन है हर एक जगह पे कि O is written as E, तो O के लिए कोड E है, कोड इज E फॉर O। ठीक है, सिमिलरली A के लिए कोड C है, तो स्टार्टिंग क्या होगा हमारा कंपनीज का, सी से। सी के लिए कोड क्या है, कहाँ गिवन है सी के लिए कोड, सी के लिए कोड एस है, तो सारी ऑप्शंस में गिवन है। सेकंड वाला लेटर डिफरेंट है, ओ के लिए कोड क्या है, एक सेकंड, ओ के लिए कोड क्या है, ओ के लिए कोड है ई, एस के बाद डेफिनेटली ई आएगा और एस के बाद ई दो ही ऑप्शंस में है, तो ए या डी तो आंसर का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब थर्ड वाले की बात करते हैं, थर्ड में सब जगह पे आई ही आ रहा है, तो थर्ड वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ को चेक कर लेते हैं, फोर्थ वाले को यानी कि पी को चेक करते हैं। ठीक
ठीक है, एम की जगह पे तो पक्का है आई है, ये दिया भी हुआ है। पी के लिए जगह पे क्या होगा, पी की जगह पे एन यूज होगा, एन यूज होगा, तो डेफिनेटली फोर्थ लेटर हमारा SEIN आएगा, टोटल ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दैट मच इज सफिशिएंट, इतना काफ़ी है। ठीक है, जितने कम से अपना काम हो जाए, आंसर आ जाए, उतना अपने लिए सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट A tells B that in my absence I request you to look after the affairs of our company. एंड क्वेश्चन में assumptions given है और क्वेश्चन पूछ रहा है which of the above assumptions is are implicit. कौन से assumption implicit होंगे? assumption नंबर 1 है B may not accept the request of A. अब देखो A B से कह रहा है कि भाई मेरी एब्सेंस में आई रिक्वेस्ट यू टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर बी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा रिक्वेस्ट ए की, तो फिर ए उससे कहेगा क्यों? तो अगर ए ये बात कह रहा है बी से, देन देयर इज इम्प्लिसिट अजम्पशन कि ए इज एक्सपेक्टिंग कि बी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, करेगा नहीं करेगा देखो एक्चुअल में बाद में वो एक बात की बात है, बट अजम्पशन शुड बी, ए का ये अजम्पशन जरूर होगा कहने से पहले कि बी उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। ए बी मे एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, तभी तो ए कह रहा है, तो ए के कहने का रैशनली तभी बन रहा है। तो क्लियरली अजम्पशन नंबर 1 इज फॉल्टी, रॉन्ग, दैट कैन नॉट बी द अजम्पशन। ठीक है, अगर नॉट नहीं गिवन होता तो हो सकती थी कि बी मे एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ ए, बिकॉज दैट मस्ट बी देयर द अजम्पशन, तभी ए कह रहा है क्लियरली। तो फर्स्ट वाला अपना आंसर नहीं होगा, इंप्लिसिट नहीं होगा। सेकंड कह रहा है बी हैज द एक्सपर्टीज टू हैंडल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर ए बी से कह रहा है कि इन माई एब्सेंस आई रिक्वेस्ट यू टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सो डेफिनेटली इन एज माइंड ए इज अज्यूमिंग दैट बी कैन हैंडल द अफेयर्स। Isn't it so? Because B, if B do not have the expertise, then it does not make any sense whatsoever. Is that clear? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? तो डेफिनेटली सेकंड मस्ट बी इम्प्लिसिट और आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ पेयर स्टार्ट्स ऑन सेम डे इन अ ईयर? कौन सा मंथ पेयर हमारा सेम डे पे स्टार्ट करता है एक साल में? ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा तुमको बेसिक दे देता हूँ सो दैट यहाँ पे ही तुमको क्लियर हो जाए और आगे कभी कंफ्यूजन नहीं हो। वी नो कि एवरी मंथ में हमारे नंबर ऑफ डेज के हिसाब से डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से किस मंथ में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे वीक के बाद में, और उन पर डिपेंड करेगा कि कितने मंथ के बाद में हमारा सेम डे आएगा ईयर में। और ये इन जनरल बात कर रहा है, इन जनरल बात कर रहा है, लीप ईयर या किसी और ईयर की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि लीप ईयर या किसी और ईयर की बात नहीं कर रहा तो यहाँ पे हमें फिर ये भी श्योर है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि ऑप्शंस में भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो अपन अप्रैल से ही स्टार्ट करते हैं। तो वी नो कि अप्रैल में कितने, अप्रैल मई जून जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, वी नो कि अप्रैल में 30 डेज होते हैं, यानी कि 2 एक्स्ट्रा डे होंगे, 30 यानी कि 28 + 2, 28 डेज तो 4 वीक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 एक्स्ट्रा डेज है जिनकी वजह से फर्क पड़ेगा, सेम डे रहेगा या डिफरेंट डे रहेगा। मई में 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे, जून में भी क्योंकि 30 डेज होते हैं तो 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे, जुलाई में भी 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे। ठीक है, सितंबर में भी 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे क्योंकि 30 डेज होंगे, और नवंबर में भी 2 होंगे, अक्टूबर में 3 और दिसंबर में 3। अब अगर हमें सेम डे चाहिए, 2 मंथ्स में सेम डे चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर सेम डे चाहिए तो क्या होना चाहिए उसके लिए? जो क्लियरली जो हमारा जो डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा डेज ये आ रहे हैं, ये सम हमारा 7 हो जाना चाहिए, क्योंकि जब ये सम 7 हो जाएगा तो हमारा 7 यानी कि एक और वीक कंप्लीट हो जाएगा, तो इफेक्टिवली सेम डे पे स्टार्ट होगा मंथ। क्या ये बात समझ में आ रही है? और 7 कैसे बन सकता है? 7 हमारा बन सकता था या तो 3 + 3 + 1 से, जो कि यहां पे नहीं बनेगा। ठीक है, बट ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, या फिर बन सकता है 3 + 2 + 2 से, और 2 + 2 का मतलब ये हुआ कि 2 30 डेज के मंथ हो और एक मंथ हो हमारा 31 डेज का, तब हमारा सेम डे पे स्टार्ट हो सकते हैं मंथ्स, है कि नहीं? तो अगर हम एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अप्रैल से जून में 7 डेज कंप्लीट हो रहे हैं, तो क्लियरली जो 1 अप्रैल को डेट होगा, दैट डेट विल बी 1 जुलाई एज वेल, क्योंकि 7 डेज एक्स्ट्रा डेज कंप्लीट हो जा रहे हैं। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, और यही सेम अगर हम बात करें यहां पे देखो, तो यहां भी 7 डेज कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि 1 सितंबर को जो डेट होगा वही सेम 1 दिसंबर को भी होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अप्रैल एंड जुलाई विल बी द आंसर, बट अप्रैल और जुलाई के अलावा सितंबर और दिसंबर भी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में जनवरी फरवरी और मार्च की भी बात कर लेते हैं, बिकॉज 331 इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट ये जो 1 जो आ रहा है 1 कब आएगा? जबकि 29 डेज का हमारा फरवरी हो, यानी कि लीप ईयर में, लीप ईयर में। तो जैन फेब मार्च अगर हम एक लीप ईयर में बात करें, तो जैन में तो 3 एक्स्ट्रा डेज है, फेब में 1 एक्स्ट्रा डे होगा क्योंकि 29 डेज है, और मार्च में भी 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे, यानी कि इन लीप ईयर 1 जैन को जो डेट होगा
जो डे होगा वही डे हमारा 1 अप्रैल को भी होगा। तो एक लीप ईयर है, 1 जनवरी और 1 अप्रैल को भी सेम डेट होगा, यानी कि 2024 में 1 जनवरी को जो हमारा डे था वही सेम डे हमारा 1 अप्रैल को भी होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 positions of a dice are shown below. What number will be at the bottom when number 1 is on the top? ठीक है, डाइस पे मैं एक सेपरेट वीडियो आज बना दूंगा 10-15 मिनट का। ठीक है, उसमें तुम्हें डाइस के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो सबका क्लैरिटी हो जाएगा। बट अभी फिलहाल इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? वी बीन गिवन 2 positions of a dice और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम व्हेन नंबर 1 इज ऑन द टॉप। ओके, तो यहां पे देखो, हमेशा डाइस में हमें 2 चीजें देखनी है। एक तो ये कौन से नंबर्स हमारे एडजेसेंट हैं, कौन से फेसेस हमारे एडजेसेंट हैं और कौन से फेसेस ऑपोजिट हो सकते हैं। ऑपोजिट वाला क्वेश्चन में पूछा जाएगा, एडजेसेंट वाले फिगर में गिवन होंगे, क्योंकि फिगर में जो दिख रहा है वो एडजेसेंट ही है, ऑपोजिट वाले हमें नहीं दिख रहे फेसेस। ठीक है, तो 4 और 6 क्लियरली एडजेसेंट है, 4 और 6 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अगर कभी भी 2 फेसेस कॉमन है, जब हमें 2 फिगर्स गिवन है, 2 पोजीशंस गिवन है और 2 फेसेस कॉमन है, तो जो फेस कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, जो फेस कॉमन नहीं है यानी कि 1 और 5 विल बी ऑपोजिट। ठीक है, तो 1 एंड 5 इस केस में एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। दीज आर ऑपोजिट फेसेस। 4 और 6 क्लियरली ऑपोजिट नहीं होंगे क्योंकि एडजेसेंट है। ठीक है, बट 4 के ऑपोजिट में और 6 के ऑपोजिट में कौन से नंबर्स आएंगे? क्वेश्चन तो 1 और 5 का ही पूछ रहा है कि 1 टॉप पे है तो 5 बॉटम पे होगा, ऑप्शन डी आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, बट फिर भी हम समझ लें कि 4 और 6 क्योंकि 2 फेसेस कॉमन थे, 4 के ऑपोजिट क्या आ सकता है? अभी बच क्या गया है हमारा? 2 और 3 बच गया है। 4 के ऑपोजिट 2 होगा या फिर 3 होगा, कौन सा होगा ये हम श्योरली नहीं कह सकते। और 6 के ऑपोजिट भी 3 होगा या फिर 2 होगा, क्योंकि अगर 4 के ऑपोजिट 2 हुआ तो 6 के ऑपोजिट 3 होगा। तो यहाँ पे अगर हमसे 1 के अलावा 4 के ऑपोजिट पूछा जाता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर होता या फिर 2 और 3 आंसर होता। तो हमने कंप्लीट ये जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो समझ लिया, सो दैट कुछ भी क्वेश्चन आता तो हम आंसर कर पाते। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर एंड स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर? इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स होंगे और कितने स्क्वायर्स होंगे? तो सबसे पहले छोटू छोटू वाले ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं। ये कितने होंगे भाई? 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तो हमारे छोटू वाले ट्रायंगल हो गए। ठीक है, इसके बाद में अब बात करते हैं बड़का वाले ट्रायंगल्स का। एक ट्रायंगल 1 2 से 1 2 3 एंड 4, यानी कि हर एक फिगर में हर एक स्क्वायर के अंदर 4 इस टाइप के भी ट्रायंगल्स होंगे, है कि नहीं? तो 12 ट्रायंगल्स और हो गए, थोड़े बड़का वाले ट्रायंगल्स। अब इसके बाद में और ट्रायंगल्स हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। इस ट्रायंगल को देखो, ये भी तो ट्रायंगल है। ऐसे ट्रायंगल कितने हैं? एक तो ये हो गया, सेकेंड वन, और फिर 2 उल्टे भी बने हुए हैं ये, तो टोटल 4 ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं इस टाइप के। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 28 ट्रायंगल्स हो गए। और 28 ट्रायंगल्स हो गए तो क्लियरली ऑप्शन बी या डी तो अपना आंसर नहीं है, ए और सी में से आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में स्क्वायर्स कितने हैं? स्क्वायर्स तो 3 तो साफ साफ दिख रहे हैं हमको, और फिर 2 स्क्वायर्स हैं हमारे, ये बीच में फोकस करो, ये वाला स्क्वायर। तो 3 + 2 5 स्क्वायर्स हो गए। 28 ट्रायंगल्स एंड 5 स्क्वायर्स, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द मिरर ऑफ द गिवन वर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स डैश। तो जब भी मिरर में देखोगे तो जो सबसे पास मिरर के फिगर होगी वो सबसे पहले आएगी, और जो सबसे दूर होगी वो सबसे आखिर में आएगी, सबसे लास्ट में आएगी। इजंट इट सो? यानी कि ए सबसे पहले आएगा, वो तो क्लियर है, और टी सबसे लास्ट में आएगा। और टी बनेगा कैसा भाई? क्योंकि मिरर हमारा वर्टिकल रखा है तो टी ऐसा ही तो बनेगा जाके। इजंट इट सो? ठीक है, तो ऑप्शन 3 तो आंसर नहीं है, और क्योंकि टी इस टाइप से बनने वाला, उल्टा थोड़ी हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 भी आंसर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में 2 और 4 बचे। 2 और 4 में क्या डिफरेंट आ रहा है? हाँ, तो ए के जस्ट बाद में क्या आ रहा है भाई? यहाँ पे ए तो ऐसा का ऐसा बन जाएगा, फिर इसके बाद में आएगा 4 आएगा, और 4 क्योंकि पलट के बनेगा, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से बनेगा ऐसा। तो ए के बाद में 4 आएगा, तो क्लियरली ऑप्शन 2 आंसर नहीं, ऑप्शन 4 आंसर है। वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर? बाकी क्या बनेगा बीच में उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना आंसर निकालना है क्वेश्चन में, दैट इज ऑल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A class stands in a single line. One student is 17th in order from both the ends. So what is the strength of the class? 17th नंबर पे है एक स्टूडेंट, दोनों ही एंड से,
ठीक है, तो 17th पे है, यानी कि अगर उसकी पोजीशन 17th है, दैट इंप्लाइज कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में 16 पर्सन होंगे, 16 स्टूडेंट्स होंगे उसके अलावा, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी 16 स्टूडेंट्स होंगे, और फिर 17th वो खुद है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 16 + 1 + 16 विच इज इक्वल टू 33. So answer will be 33. Total number of students will be 33 in this case. Is that clear? Okay. So these are all the 20 questions. I believe solution समझ में आए होंगे, और साथ में ऐसे ही क्वेश्चंस अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो तुम डेफिनेटली इनको कवर अप कर लोगे। और साथ में एडिशनली आज डाइस का एक सेशन मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, और क्रिटिकल रीजनिंग के भी कुछ सेशंस को हम कंप्लीट करेंगे, सो उन सेशंस को भी चेकआउट कर लेना। और अगर अब तक तुमने टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो नहीं किया है तो @MBA टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी टेलीग्राम @ADITYAKT। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है। बहुत सारे लोग जो लाइक नहीं करते हो, पार्टिसिपेट नहीं करते हो, फीडबैक नहीं देते हो, तो दिया करो, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेटिंग रहता है, अच्छा लगता है, ठीक है, कि अगर तुम्हारे काम आ रहा है सेशन और तुमको पसंद आ रहा है और तुम लिखते हो तो डेफिनेटली दैट फील्स गुड। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।